वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम तिमाही परीक्षा की तैयारी करेंगे। क्वार्टरली एग्जाम होने वाले हैं और इस बार क्वार्टरली एग्जाम में चैप्टर 1 से 6 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अध्याय 1 से 6 तक। तो जो अध्याय से 1 से और 6 तक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, स्मरणीय बिंदु हैं, उनको हम जान लेते हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे तो तिमाही परीक्षा में अच्छे नंबर ले आ सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे महत्वपूर्ण है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। ये हर साल परीक्षा में लगभग पूछी जाती है, 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना द्वितीय होता है। कहने का मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है यदि उसके क्रम को ध्यान में न रखें तो वह अद्वितीय होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? जो हमारी गिनती है 1 से लेकर अनंत तक। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यदि गुणनखंड उसके क्रम को न ध्यान में रखा जाए तो अद्वितीय होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? जितनी भी अंडर रूट पी के रूप की जो संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय होती हैं। शर्त यह है कि पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी अभाज्य है तो अंडर रूट पी हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अंडर रूट 2 यहाँ 2 अभाज्य है, अंडर रूट 3 3 अभाज्य है, अंडर रूट 5 5 अभाज्य है। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं, अंडर रूट 7 5 माइनस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 5, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अब यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है कि एलसीएम ऑफ ए बी गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए गुणे बी। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, यह भी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब आगे एक प्रश्न इस तरह का हमेशा आता है कि 4 की पावर n दिया रहता है या 6 की पावर n है, पूछता है कि यह शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। तो इसका उत्तर आप लोगों को क्या लिखना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्याएं 4 की पावर n अथवा 6 की पावर n जो भी दिया हो, संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यह आपको आंसर में लिखना है। अब क्यों समाप्त नहीं होगी? क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। जबकि 4 और 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 4 की पावर n और 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब शून्य के अलावा, परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें अथवा शून्येतर माने शून्य के अलावा किसी परिमेय संख्या से भाग दे तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। शून्य का भाग परिभाषित नहीं है, इसलिए शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय। अभी ऊपर क्या था? दोनों परिमेय थी। अब यदि एक परिमेय संख्या और दूसरी क्या हो? अपरिमेय संख्या को जोड़ने और घटाने पर हमेशा अपरिमेय मिलता है। जैसे 3 परिमेय है और √5 अपरिमेय, 3 + 4 √5 अपरिमेय होगी, 2 - √7 अपरिमेय होगी। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? एक शून्येतर मतलब शून्य के अलावा परिमेय संख्या कोई भी शून्येतर हो, मतलब शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या हो और उसको अपरिमेय संख्या के साथ गुणा और भाग करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये भी ध्यान रखना है। मतलब यदि एक परिमेय एक अपरिमेय है तो हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। अब अगली महत्वपूर्ण बात देखते हैं, यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय हो तो उनको जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर परिणाम में हमको परिमेय या परिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे 156 का भाज्य गुणनखंड तो 2 × 2 × 3 × 13 होता है। यहाँ पे 2 का गुणा 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू
3 इंटू 13, इस तरह से इसका भाज्य गुणनखंड अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछता है तो आपको लिख देना। 135 और 225 का एचसीएफ पूछता है तो 45 होगा। 96 और 404 का एचसीएफ पूछता है तो 4 होगा। 26 और 91 का एचसीएफ पूछता है तो 13 होगा, क्योंकि 13 से दोनों कट जाते हैं। 13 दूनी 26, 13 7 91। 12, 15, 21 का एचसीएफ पूछता है 3 होगा और एलसीएम पूछता है 420 होगा। और दो संख्याओं का गुणनफल यदि दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 432 है, उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा, 432 में 8 का भाग दे देंगे तो 54। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर अब चलते हैं अध्याय 2 में, बहुपद पॉलिनॉमियल में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि ए 0 रहेगा हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। तो मानक रूप आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें यह भी लिखना जरूरी है, पहले तो आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी लिखना है वास्तविक संख्या है, और यह लिखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, यदि ये प्रश्न आ गया तो आपको क्या लिखना है, परवलयाकार होता है, पैराबोला होता है। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य होती है, जैसे 5 एक अचर बहुपद है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। यदि चर की घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। या ये भी प्रश्न पूछ सकता है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको 1 कहना है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, जितनी घात होती है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। इसी तरह त्रिघात बहुपद की घात 3 होगी और शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते यन घात बहुपद की घात यन होती है और उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या यन हो सकती है। अब यदि p के बराबर 0 हो जाता है, k के मान रखने पर यदि कोई बहुपद 0 हो जाता है तो k उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है और वो क्या होता है, माइनस बी अपान ए। इसको भी याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यदि शून्यक अल्फा और बीटा है तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। शून्यकों का योगफल या तो विकल्प में आ जाता है या सही जोड़ी में, या 1 नंबर का प्रश्न निश्चित होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, याद कर लेना है। यदि कोई बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो इसके शून्य क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 3 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 के शून्य क्या क्या होंगे, तो -2 और 5 होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो बहुपद पी एक्स का आलेख कैसा होता है, तो जो बहुपद पी एक्स का आलेख होता है, अभी बताया द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलय होता है। तो किसी भी बहुपद का आलेख या ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। या इस तरह भी पूछ सकता है किसी बहुपद कितने शून्यक होते हैं, तो उसका जो आलेख है या ग्राफ है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, किस अक्ष को, एक्स अक्ष को, वाई अक्ष नहीं, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक। अब यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का सूत्र है, मान लीजिए कि यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो सभी रूपों के लिए सत्य है। दो बहुपदों का यदि गुणनफल करेंगे तो हमें उत्तर में क्या प्राप्त होगा, एक बहुपद ही प्राप्त होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। तो यहाँ पर सी क्या है, 24, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 24 हो गया। इसी तरह शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, तो बी की जगह क्या है 10, तो -10, ए की जगह 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, बी की जगह क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 हो गया, और ए की जगह 1 है तो 4 हो गया। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए, तो सी की जगह 4 है और ए की जगह 1 है तो 4 हो गया। तो इस तरह से
महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 2 के आपको याद कर लेना है। अब आगे द्विचरीय रैखिक समीकरण युग्म है अध्याय 3। तो द्विचरीय रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको याद कर लेना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब युग्म है तो दो होंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां पर a1 b1 c a2 b2 c a1 b1 a2 b2 और c1 c2 ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, जहां पर a1 b1 a2 b2 शून्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह द्विचरीय रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। अब इसमें जो शर्तें हैं a1 पहले समीकरण दूसरे समीकरण इसमें युग्म है, इनके जब गुणांकों का अनुपात की हम तुलना करते हैं तो हमको कुछ संबंध मिलते हैं। यहाँ पर यदि क्या होता है, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो जो समीकरण का हल होता है द्वितीय होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और जो युग्म है वह संगत होता है। तो इसमें कई तरह के प्रश्न पूछ सकता है, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाओं की होने की शर्त क्या है, तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। हल अद्वितीय कब होता है, तो यही होगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। और हल संगत कब होते हैं, जब समीकरण का हल हो, चाहे अनेक हल हो या द्वितीय हल हो। जब हल नहीं होता तो असंगत हो जाता है। अब दूसरी शर्त देखते हैं, यदि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती हो जाती हैं और उसके अनेक हल होते हैं, और हल जो है युग्म जो है संगत या आश्रित कहलाता है। अब यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं, अब कहीं नहीं मिलती, इसलिए उसका कोई हल नहीं होता है, और हल क्या होता है, युग्म जो है असंगत होते हैं। तो इस तरह से इन तीनों शर्तों को याद कर लेना है। इसमें से निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न आते हैं। अब यदि दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में x बराबर -2 और y इक्वल टू 5 तो m का मान -1 होगा। इसी तरह यदि दिया है x माइनस 2y बराबर 0 और x 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, तो इन दोनों से जो रेखाएं निरूपित होगी तो कैसी होगी, तो वो प्रतिच्छेदी होगी। यह शर्त लगाकर आप जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं ऐसा समीकरण जो ax प्लस by प्लस c के रूप का होता है। इसमें x y क्या है, दो चर है, तो इसे द्विचरीय रैखिक समीकरण मानक रूप कहते हैं, जहां a और b 0 नहीं हो सकते हैं। द्विचरीय रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां a b शून्य नहीं हो सकते हैं और a b c वास्तविक संख्या है और x y क्या है, चर है। द्विचरीय रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अनंततः अनेक हल होते हैं। द्विचरीय रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, और इनके युग्म का आलेख जो है तो अभी बताई दिए, इसमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। युग्म है, युग्म माने जोड़ा, जोड़े में दो समीकरण होते हैं तो दो रेखाएं प्राप्त होंगी। द्विचरीय रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल जो है उसको निरूपित करने वाली रेखाओं पर स्थित एक बिंदु होता है, और द्विचरीय रैखिक समीकरण युग्म का हल जो है तो एक ऐसा बिंदु होता है जो दोनों रेखाओं पर स्थित हो। चूंकि दो रेखाएं मिलती है, दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वो बिंदु होगा, या संपाती है तो प्रत्येक बिंदु हल होगा। समीकरण दिया है जैसे इस तरह से 2x प्लस वाई बराबर k, तो यदि इसमें x बराबर 2 y बराबर 1 है तो k का मान क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्याय 3 के, जिनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब अध्याय 4 वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। तो जब हम द्विघात बहुपद को शून्य से उसको तुलना करते हैं तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो px बराबर 0, px क्या है, बहुपद है, तो px बराबर 0 द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाएगा यदि px घात 2 में बहुपद है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a 0 नहीं हो सकता है तथा a b c वास्तविक संख्याएं हैं। अब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक और द्विघात समीकरण के जो द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद जो पहले पढ़ चुके हैं, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो हम शून्यक निकालते थे, और द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जो मूल निकालते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। क्योंकि शून्यक निकालने के लिए भी हम बहुपद को बराबर 0 करते थे, और यहाँ पे समीकरण ही है बराबर 0 पहले से है। अब यदि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो 2 होती है। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है, जैसे बहुपद में था। अब यदि d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, यदि d लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे। मतलब यदि d धनात्मक है या 0 है
तो मूल वास्तविक होंगे, और यदि डी ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, तो मूल काल्पनिक होते हैं। अब डी क्या है? डी को हम कहते हैं विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, जिसका सूत्र क्या है डी निकालने का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अच्छे से याद कर लेना, यह भी एक नंबर का प्रश्न आता है। अब इसकी 3 शर्तें हैं। यदि विविक्त कर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी, और मूल क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब यदि विविक्त कर डी बराबर 0 आ गया, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और मूल दोनों क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे, समान होंगे। अब यदि विविक्त कर क्या हो गया? 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक है, डी हमने निकाला ऋणात्मक आ गया, तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी और मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब द्विघाती सूत्र, यदि मूलों का अस्तित्व है, डी जो है धनात्मक है या 0 है, तो हम इस सूत्र से जो है तो मूल निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसे द्विघाती सूत्र, अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, इसको भी याद कर लेना, परीक्षा में पूछा जाता है। इसे श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रीधराचार्य द्वारा सन 1025 में सूत्र को प्रतिपादित किया गया था। अब चलिए अध्याय 5 में समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, जिसको शार्ट में एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए फिर कामा ए प्लस डी, फिर कामा ए प्लस 2d, फिर कामा ए प्लस 3d, ऐसे करते करते ए प्लस एन डी और अनंत तक जाता है, जहां पर ए प्रथम पद है और डी क्या है? सर्वांतर है। अब सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? समांतर श्रेणी में हर अगले पद में पिछले पद को घटाकर सर्वांतर ज्ञात किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि एपी का पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 है, इस तरह से। तो सर्वांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया? D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब यदि समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का है, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को का योग ज्ञात करने का सूत्र Sn बराबर होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसी प्रकार यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, तथा यदि समांतर श्रेणी दो तरह की होती, परिमित और अपरिमित। अपरिमित अनंत पद होते हैं, अपरिमित में निश्चित पद होते हैं। तो यदि परमित समांतर श्रेणी, तो अंतिम पद निश्चित रूप से होगा। मान लीजिए अंतिम पद यदि यल है, तो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? n अपान 2a प्लस यल। यदि अपरिमित है तो इस सूत्र से निकालेंगे, परिमित है तो इस सूत्र से निकालेंगे। अब प्रथम धन n पूर्णांकों का, मान लो प्रथम जो प्राकृत संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, तो उसमें कहता है प्रथम धन n पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र तो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2। अब यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो b को a और c का समांतर माध्य कहते हैं। b बराबर, b का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? a प्लस सी अपान 2। इसको भी याद कर लेना, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यदि किसी एपी का प्रथम पद a सर्वांतर d हो, तो 10वां पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। तो 10 माइनस 1 तो क्या हो गया? 9d। तो a प्लस 9d होता है। अब यदि कोई श्रेणी इस प्रकार दी है, 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2 का प्रथम पद क्या है? तो हमेशा जो पहले लिखा रहेगा वही प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद क्या है? 3/2। सर्वांतर क्या होगा इसका? -1। इसी तरह यदि एपी दी है 10, 7, 4, तो इसका 30वां पद क्या है? -77। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और एपी है 2√2 और 0, इसका अगला पद क्या होगा? -√2 होगा। तो इस तरह से ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। अब अगला चैप्टर है 6वां, त्रिभुज। तो त्रिभुज में आपको सबसे पिछले अध्याय, पिछले कक्षा में आपने सर्वांग समता पढ़ी थी, इसमें समरूप है। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, देखने में एक जैसे हों, लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकती नहीं हो सकती, तो ऐसी आकृतियों को समरूप कहते हैं। सभी वृत्त और सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों में विशेष प्रकार का त्रिभुज समबाहु, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जितनी भी सर्वांगसम आकृति होती है, चूंकि उनकी माप बराबर होती है, संगत अंग बराबर होते हैं, तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो, यह आवश्यक नहीं है। अब ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या समान हो, दो बहुभुज दिए हैं, यदि उनमें दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, तो वो समरूप होंगे यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। अब एक महत्वपूर्ण बात क्या है? दो समान कोणिक त्रिभुजों में यदि कोण समान है,
दोनों त्रिभुज के समान कोण माने कोण उनके समान है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी हमेशा समान होगा। और आगे महत्वपूर्ण बात क्या है, त्रिभुजों की समरूपता की शर्त क्या है। पहली शर्त क्या है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ये आपको याद कर लेना है। अब समरूपता की कसौटी क्या है, पहली है भुजा भुजा भुजा, यस यस यस। तो यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो त्रिभुज समरूप होगा। दूसरी कटौती कसौटी क्या है, भुजा कोण भुजा, यस यस। यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के संगत कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं हो समानुपाती हो तो त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और तीसरा है कोण कोण कोण, इसे कोण कोण समरूपता भी कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, तीसरा निश्चित रूप से बराबर होगा। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों या दो कोणों की माप बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है आधारभूत समानुपातिक, या इसको अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं और इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। यदि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहता है या थेल्स प्रमेय कहता है तो आपको यही लिखना है। एक प्रमेय आपने आधारभूत कौन सी पढ़ी थी, चैप्टर 1 में, उसको अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं और इसे समानुपातिक या अनुपातिक आधारभूत प्रमेय कहते हैं अथवा थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो ये निश्चित परीक्षा में आता है। तो इसको याद कर लेना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यदि एबीसी कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा डी है, तो ये अन्य दोनों भुजाओं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात क्या हो जाएगा, ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए अपान ई सी। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक था। तो इसको भी याद कर लेना है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से अध्याय 6 तक के महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो ये एक नंबर के जो 30 प्रश्न आते हैं वो निश्चित रूप से सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और बाकी भी जो प्रश्न आते हैं उसमें सूत्र वगैरह रहते हैं, ये सूत्र अगर इतना आपने याद कर लिया तो आपसे अधिक से अधिक प्रश्न बन जाएंगे और अच्छे स्कोर आप जो है अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। तो इसी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें तिमाही परीक्षा से संबंधित जो आपका क्वार्टरली एग्जाम है उसके और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको बताएंगे, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे तो आप तिमाही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।